हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ लाइट और रेडिएशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि लाइट का और केमिकल रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नेम है फोटोकेमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच, ठीक है, जो स्टडी करे किसके बारे में, लाइट और केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसको हम बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो फोटो केमिस्ट्री में हम देखने जा रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं। देखो जनरल सी एक मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। ये हमारा एक स्पेक्ट्रा है, मैं वेवलेंथ शो कर रही हूँ इसकी। देखो 160 नैनोमीटर यहाँ पे रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 200 नैनोमीटर, 400, 800 और ऐसे 600 तक रही होगी ये कुछ, ठीक है। तो जब ये ऐसे है कुछ 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जब 160 मेरी नैनोमीटर वेवलेंथ थी तो तब ये कहाँ था, ये फार यूवी था, ठीक है। 200 वेवलेंथ हमें पता है यूवी में आता है, ठीक है। फिर ये मेरा विजिबल स्पेक्ट्रा है और फिर मेरा ये वाला जो रीजन है ये IR रीजन आ जाता है, ठीक है जी। तो जो फोटो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं ना, इसमें जो रेडिएशन और लाइट की बात करते हैं हम, रेडिएशन की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। कहाँ तक, 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक जो रेडिएशंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो जब किसी केमिकल के ऊपर फॉल होती हैं, ठीक है, तब जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन या फोटो केमिस्ट्री। हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। देखो आगे इसमें फोटो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो मैंने अभी बताया 800 से लेके 200 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है, इनका इफेक्ट देखना है हमें किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। फिर हमें देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा उस टाइम। फिर हमें नेक्स्ट देखना है कि मैकेनिज्म क्या था, कौन सा मैकेनिज्म उन्होंने फॉलो किया, वो जो रिएक्शन हुई उनका मैकेनिज्म क्या था, ठीक है। तो ये हम सब फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या है, रब कर देते हैं इसको। जस्ट एक विजुअलाइज आपको एग्जांपल देती हूँ, जनरल एग्जांपल, कि ये कोई लाइट आई, ठीक है। लाइट को हम h म्यू बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी जो होता है। लाइट आई, यहां पे हमारा रिएक्टेंट पड़ा था, ठीक है। इस रिएक्टेंट ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये लाइट यहां से पास हुई, एब्जॉर्ब किया या पास हुई, दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो ये है कि इसने ये जो लाइट थी, ये जो रेडिएशन थी, इसको एब्जॉर्ब कर लिया इस रिएक्टेंट ने, और रिएक्टेंट और h म्यू मतलब रिएक्टेंट और एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ पे मेरा बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया मेरा, कोई नया प्रोडक्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन गया। या दूसरी कंडीशन क्या हुई कि इस रिएक्टेंट से बस ये एनर्जी पास हो गई, कोई एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो इसके मॉलिक्यूल थे उन्होंने कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया इस रेडिएशन को। तो तब क्या हुआ कि रिएक्टेंट एज इट इज रह जाएगा और यहां से ये एनर्जी भी एज इट इज बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो जहां पे एब्जॉर्ब हुई लाइट, यहाँ पे क्या हुई, लाइट एब्जॉर्ब हुई और हमें प्रोडक्ट मिला, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये क्या है, हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल प्रोसीजर है हमारा। ये क्या है, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस।
और जहां पे क्या हुआ, रिएक्टेंट एज इट इज बाहर और एनर्जी भी एज इट इज बाहर आ गई, रेडिएशन एज इट इज बाहर आ गई, उस प्रोसीजर को मैं बोलूंगी फोटो फिजिकल प्रोसेस। देखो दो पॉसिबिलिटी है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है कुछ तो होता है कि उसी टाइम उस पढ़ाई हुए को अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है, जब एग्जाम आता है तो अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। और कुछ क्या होता है, बस क्लास में सुन रहे हैं, ऐसे एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो तब क्या हुआ, उस प्रोसेस को मैं बोल लूंगी फोटो फिजिकल प्रोसेस। जो सुना स्टूडेंट वही रहा, उसने पढ़े हुए को एज इट इज बाहर निकाल दिया, अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखा, इसको बोलूंगी मैं फोटो फिजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, देखो बस इसमें आपको वेवलेंथ याद रखनी है कि यूवी और विजिबल, कौन सी वेवलेंथ, यूवी और विजिबल वाली वेवलेंथ हमारी यूज होती है इन रिएक्शंस में। इन जो रेडिएशन की बात करते हैं वो यूवी और विजिबल में आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक होता है फोटो केमिकल प्रोसेस, ठीक है, दूसरा मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे साथ में फोटो फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फोटो केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ, रिएक्टेंट ने रेडिएशन को, ठीक है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द रेडिएशन and convert into product, और convert लिख सकते हैं या change into product। ठीक है जी, रिएक्टेंट थे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे इन्होंने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इनके बीच में कुछ बाइंडिंग या कुछ भी हुआ होगा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट प्लस एच म्यू प्रोडक्ट बन गया। पर फोटोफिजिकल में क्या हुआ, ठीक है, रेडिएशन पास थ्रू द reactant molecule and does not convert into product is called फोटोफिजिकल प्रोसेस। कोई उसका फिजिकल चेंज नहीं आया, यहाँ पे केमिकल चेंज आ गया, यहाँ पे क्या है, एज इट इज रहा, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थे, यहाँ से रेडिएशन पास करवाई और बाद में रेडिएशन पास होने के बाद भी क्या हुआ, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे ही रह गए और रेडिएशन जो थी एच म्यू बाहर आ गई, कोई चेंज नहीं आया, रिएक्टेंट ही रह गया। पर यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, करूँ मैं इस, देखो, और अब हम देखने जा रहे हैं क्या, इसके फोटोकेमिस्ट्री में हम कुछ लॉ के साथ इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, लॉ के साथ स्टडी करते हैं, तो अभी हम देखने जा रहे हैं आज लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ, ये दो लॉ की हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स लॉ ने देखो क्या कहा, लैम्बर्ट्स लॉ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है जी, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये उसके मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, यहां से लाइट आई इंटेंसिटी I0 के साथ। ठीक है, अब इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस को मैं x ले लेती हूं, तो इसकी थिकनेस x थी। अब जब लाइट यहां से गई, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया।
एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो क्या थी, आई। इसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या रही, रेडिएशन की, आई। और जो इसके बाद निकली बाहर, इस सोल्यूशन से पास होके जो रेडिएशन निकली वो क्या रहेगी हमारे पास, डी आई। ठीक है जी, क्योंकि लाइट कुछ ना कुछ अंदर एब्जॉर्ब हुई है। ये समझ आ रहा होगा आपको कि क्या हुआ यहाँ पे। एक हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में सॉल्यूशन रखा, यहाँ से रेडिएशन पास करवाई जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। इन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल के पास इंटेंसिटी क्या हुई इसकी रेडिएशन की, आई हो गई। ठीक है, और जब इस सॉल्यूशन से बाहर आई रेडिएशन तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, डेल आई। डेल आई मतलब हमें कोई डिक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा, लैम्बर्ट ने क्या कहा, यहां पे बना देती हूं मैं फिर से, आई नॉट, यहां पे आई और यहां से डेल आई, और इसकी थिकनेस कितनी है, एक्स ले लेती हूं। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द reduce in intensity of the reduce in intensity of incident light is directly proportional to intensity of the incident light। तो इन्होंने सिर्फ किसके बारे में बात की, लैम्बर्ट्स ने लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात की। ठीक है जी, कि जो यहाँ पे लाइट जो रिड्यूस होकर निकल रही है, जो लाइट यहाँ से कम होकर निकल रही है रेडिएशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितनी डिक्रीज हुई। ठीक है, कितना डिक्रीज देखने को मिला हमें इस लाइट में, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, ये 200 नैनोमीटर था या ये 400 नैनोमीटर था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लैम्बर्ट्स ने सिर्फ बात की किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात की। इन्होंने अंदर के पार्टिकल्स के बारे में कोई बात नहीं की कि जो अंदर सॉल्यूशन पड़ा है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, नहीं, उसकी बात नहीं की। ये लॉ बोलता है कि इंटेंसिटी कैसी थी इंसिडेंट लाइट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी डिक्रीज होके बाहर निकलेगी। मतलब इनका कहने का मतलब है यहाँ पे कि खाने पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कोई अभी बच्चा बहुत नकचिड़ा है, उसको खाने का मन नहीं करता है, तो उसकी जो भूख है डिपेंड करती है कि उसके लिए क्या बन रखा है, उसके लिए मैगी बन रखी है या उसके लिए छोले भटूरे आ रखे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। क्लियर। देखो अब इसके लिए डेरिवेशन क्या थी, इन्होंने क्या कहा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंटेंसिटी है लाइट की, कितना रिड्यूस होके आएगा, रिड्यूस के लिए नेगेटिव साइन डाल दिया मैंने, रिड्यूस हुई, कितनी रिड्यूस हुई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि इंटेंसिटी क्या है उस लाइट की। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटा देती हूँ यहाँ से, आई इज, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आया मेरे पास, डी आई अपॉन डी एक्स। तो ये जो के है, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, मैं इसको एक बार रिपीट करके लिख देती हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट आफ्टर डिक्रीज। ठीक है, dx क्या था, मीडियम की थिकनेस, मीडियम की थिकनेस। ठीक है, और I क्या है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ
ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला, कितना डिक्रीज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा मेरा, तो क्या आ गया, के आई। ठीक है जी, अब मैं आई को इधर ले आऊंगी, डी एक्स को उधर ले जाऊंगी, तो देखो क्या हुआ मेरा, यहाँ से डी आई अपॉन में आई, ठीक है, इक्वल्स टू के डी एक्स, और नेगेटिव का साइन भी मैं इधर ही ले गई। अब मैंने क्या कर दिया, इस स्टेप में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो जब मैंने इंटीग्रेट किया तो देखो क्या हुआ, डेल आई अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स। इंटीग्रेट किया तो क्या था हमारा, देखो जब x इक्वल्स टू 0 था तो i इक्वल्स टू आई नॉट था। ठीक है जी, जब x इक्वल्स टू हमारा x हो गया, विड्थ जो थी उसकी थिकनेस जो थी x ले ली मैंने, लेट कर ली x, तो तब हमारी इंटेंसिटी क्या हो गई, i इक्वल्स टू आई हो गई। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग की बात होगी ना बॉल पे, तो तब इंसिडेंट के इक्वल ही आई था। पर जब मैं अंदर की बात कर रही हूँ, हमारा जो कंटेनर था उसकी विड्थ जो बोल रही हूँ, एक्स बोल रही हूँ मीडियम की, तो तब जो इंटेंसिटी थी लाइट की आई इक्वल्स टू आई हो गया था। तो मतलब मेरी लिमिट क्या आ गई यहाँ पे 0 से x आ गई, और यहाँ पे लिमिट आ गई i से आई नॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ यहाँ पे। मैंने इसका किया इंटीग्रेशन, तो जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो ये क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग एक्स बन जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना, जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो ये नेचुरल लॉग एक्स बन जाता है। तो इस टाइम यही है ना, 1 अपॉन आई, देखो ये इक्वेशन इसी टाइप की है ना, 1 अपॉन आई इंटू डी आई। देखो ये सिमिलर लग रही है ना एक जैसी। जब ये इक्वेशन होगी तो इसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला ये होता है। तो अब ये इक्वेशन है तो इसको इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे हम, देखो कुछ इस तरीके से। क्या बना मेरा, नेचुरल लॉग आई, और लिमिट लगा दी मैंने आई नॉट आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा के क्या था, कांस्टेंट था, तो मैंने के को एज इट इज बाहर निकाला, और नेगेटिव, और लिमिट 0 टू x थी, तो क्या आ जाएगा, जब मैंने dx का इंटीग्रेट किया तो x ही आ गया मेरे पास। ठीक है जी, अब देखो आगे क्या हुआ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला लगाया, तो पहले मैं, देखो क्या हुआ, ln, पहले देखो नेचुरल लॉग, ये क्या था, नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2.303 लॉग बेस टू पावर 10 लिखना पड़ता है। इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, क्या आया, 2.303 लॉग आई, फिर लिमिट लगा रखी है यहाँ पे मैंने आई नॉट आई इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब मैंने लिमिट पुट कर दी, ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, ये 2.303 लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करने का तरीका, इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे मेरा, इसको जब मैं करूँगी तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n। तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग आई नॉट अपॉन आई, m अपॉन n इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले नेचुरल लॉग को लॉग बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लॉग बेस टू पावर कन्वर्ट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग m माइनस n का फॉर्मूला लगाया तो क्या बना, लॉग m अपॉन n आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये थी मेरी लास्ट इक्वेशन, 2.303
लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो उठा के इधर ले गई तो क्या आया, लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस के 2.303 एक्स। ठीक है, तो जो मेरे ये माइनस के अपॉन 2.303 है, के अपॉन 2.303 है, तो इसको मैं पुट करूंगी के डैश, और के डैश मेरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और मैं इसको क्या भी बोलती हूँ, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलती हूँ, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू के डैश एक्स। ठीक है, अब ये आया मेरा एक टर्म आ गया आंसर। अब देखो क्या हुआ, मैं इस x को उठा के इधर लेके जा रही हूँ और इस नेगेटिव साइन को भी इधर लेके जा रही हूँ। तो इस नेगेटिव साइन को जब मैंने log के साथ लगाया तो log की वैल्यू क्या होगी, i ऊपर और i नॉट नीचे। ठीक है, और 1 अपॉन x हो गया क्योंकि x इधर मल्टीप्लाई में था, और ये रहा के डैश। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरा आंसर है यहाँ पे, इफ मैं लॉग की वैल्यू पुट करती हूँ कि इफ लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू 1 हो, अगर आई नॉट अपॉन आई मेरा 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। आई नॉट अपॉन आई क्या आ जाएगा 10। देखो कैसे आता है, लॉग जब 10 होता है ना तो इसका आंसर आता है 1। तो अब मैं 1 की जगह log 10 पुट कर सकती हूँ, 1 की जगह log 10 पुट कर सकती हूँ। तो log 10 जब मैंने यहाँ पे पुट किया, log के साथ log कैंसिल हो गया और मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 10 के डैश। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ से रिजल्ट आ गया है कि इंटेंसिटी लाइट की कितनी डिक्रीज होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आया और इससे हमें ये रिलेशन पता चला कि जो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और जो लाइट हमें रिड्यूस होके मिल रही है वो कितनी रिड्यूस होके मिल रही है, 1/10। कितनी रिड्यूस, ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल इंटेंसिटी से 1/10 इसकी वैल्यू रिड्यूस होके हमें मिलती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया मेरा लैम्बर्ट्स लॉ। और लैम्बर्ट लॉ से जुड़े हुए कुछ और हमें देखना है कि कितना यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, कि लाइट जब हमने पार की यहाँ से सॉल्यूशन से एक जगह से दूसरी जगह पार करना है तो क्या लाइट अंदर अब्जॉर्ब हो रही है, ये लाइट थोड़ी बहुत बाहर भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये भी हमें देखना है। देखो कैसे, ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, किस चीज की रेशियो, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट इन द मीडियम, it is the ratio of the incident light, of the incident light medium में हम देख रहे हैं to the light after absorption। मतलब ट्रांसमिशन क्या होता है, बहुत इजी है, सिंपल है। ट्रांसमिशन है हमारा रेशियो है, आई अपॉन आई नॉट का रेशियो है। ठीक है जी, ट्रांसमिशन क्या है, ये आई नॉट था इंसिडेंट लाइट और ये आई क्या था, जो मीडियम में इंटेंसिटी थी। ठीक है जी, इट इज द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू द लाइट इन मीडियम, मीडियम में जो लाइट थी ये उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा
ट्रांसमिटेंस। इससे नेक्स्ट देखो, लैम्बर्ट्स लॉ से जो हम अगली चीज फाइंड कर सकते हैं, एक ट्रांसमिटेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है इधर से, और इधर बाहर निकलने में उसको कितना टाइम लग रहा है। मतलब मैं इधर से एक लाइट करा रही हूँ पास, और उसको इधर से निकलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, या कितनी इसकी रेशियो है, कितना ये बल्कि है। और लैम्बर्ट्स लॉ जो है ना, ये सब्सटेंस पे एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन या गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस पे, सब्सटेंसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है हमारी इसमें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। क्या हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी मेरी है, इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, ठीक है, और ये क्या है, लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, रेसिप्रोकल। ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आई, उसका रेसिप्रोकल करके उसका लॉग कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी, कि कितना डेंस है ये मीडियम, कितना थिक या कितना पतला, क्या है इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लैम्बर्ट्स लॉ तो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, जो है हमारा बियर्स लॉ। बियर्स लॉ, तो बियर्स लॉ हमारा क्या कहता है, देखो इन्होंने क्या कहा, ये हमारा एक कोई मीडियम पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई सोल्यूशन है, इस टाइम क्या रखा हुआ है, सोल्यूशन, यहां से रेडिएशन आ रही है। और एक बात याद रखना, जब हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, ये मोनोक्रोमेटिक रे होती है। क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक रे होती है। ये जरूर मेंशन करना है आपने साथ में, कौन सी रे होती है, मोनोक्रोमेटिक रे होती है, एच म्यू, ठीक है जी। इसकी कोई इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट रही होगी, जब यहाँ से बाहर आई ये डेल आई हो गई। अब लैम्बर्ट लॉ ने तो क्या बोला था, कि इसकी सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइट डिक्रीज होके बाहर आई, ठीक है, कि चीज़ क्या बनी है उसके ऊपर भूख डिपेंड कर रही है, कि अगर मैगी बनी है तो अच्छी भूख लगी हुई है, और अगर वही घी की सब्जी बनी हुई है तो भूख अच्छी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो आई नॉट के ऊपर डिपेंड करता था, ये लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग था, कि कितने डिक्रीज होगा, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। पर बियर्स ने क्या बोला, कि ये इंसिडेंट लाइट पे तो डिपेंड करता ही है, कि कितनी रेडिएशन डिक्रीज होकर बाहर आई है, ये इंसिडेंट रे पे तो डिपेंड करता है, साथ में डिपेंड करता है ये जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो बियर्स ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इफ वी फॉल मोनोक्रोमेटिक रे, इफ वी पास मोनोक्रोमेटिक रे through the medium with intensity I, then decrease in incident light is directly proportional to इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किस चीज के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी डिक्रीज होगी हमारी रे, डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात भी हो गई है, देखो कैसे, कि जो लाइट डिक्रीज हो रही है ना,
मीडियम की थिकनेस x थी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और जो लाइट डिक्रीज हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, di अपॉन dx इक्वल्स टू एप्सिलॉन I और C। तो ये जो एप्सिलॉन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी। कितना इजी है बियर लॉ, ये सिर्फ लैम्बर्ट लॉ था और बियर ने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एप्सिलॉन आया, और एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। चलो इसकी थोड़ी डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। माइनस di अपॉन dx इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन I और C, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर दिया, नहीं पहले क्या करना है, I को लेके जाना इधर, di अपॉन I एप्सिलॉन C dx। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से, I से I नॉट तक और x से x नॉट तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इंटीग्रेट हुआ सेम वही आया, 2.303 लॉग I नॉट माइनस I, लैम्बर्ट्स वाली इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन मेरा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, ठीक है, और C भी मेरा यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, एप्सिलॉन C x रह गया नेगेटिव में। तो अब 2.303 को उधर लेके गई मैं, लॉग I नॉट माइनस अपॉन I, यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन के अपॉन में मैं लेके गई 2.303 CX, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डैश आ जाएगा। तो लॉग I नॉट अपॉन I इक्वल्स टू एप्सिलॉन डैश CX, ठीक है। तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश आया है उसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात कर दी ना, इसलिए मोलर, ये जो एप्सिलॉन डैश है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मोलर लगा दिया क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मेरा नेगेटिव साइन में इधर लेके गई, सेम वही हो जाएगा, और मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ, ये नेगेटिव साइन का इधर आया, तो लॉग I अपॉन I नॉट 1 अपॉन x, इधर एप्सिलॉन और C रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही आया, 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन t एप्सिलॉन डैश C। अब देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास, तो देखो जो मेरा ये रिलेशन था, यहाँ से क्या आया मेरा, कि log I अपॉन I नॉट को पावर बेस टू पावर 10 होता है, तो इधर गया 10 इसकी पावर एप्सिलॉन डैश C डॉट x। नॉन मेडिकल वालों को तो समझ आ रहा होगा, पर मेडिकल वालों को थोड़ा सा टफ हो रहा होगा। तो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी I अपॉन I नॉट था, तो I इधर ही रह गया, ये क्या आया, I नॉट इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन CX। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी कि इंटेंसिटी क्या होगी मीडियम में, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर, फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन इंटू x, कितनी विड्थ थी उसकी। ये हो गया बियर लॉ। पर बियर लॉ की ना कुछ लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन देखो इसकी क्या आई। पहली लिमिटेशन ये थी कि जो सोल्यूशन था ना हमारा, वो बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये हमने इसके लिए ग्राफ बनाया एक, तो इधर तो मेरी गई कंसंट्रेशन की लाइन और इधर गई मेरी log 1/10 की वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसी गई कर्व,
ऐसे डायरेक्ट जाके, पर अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा डॉट 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 डॉट, कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये कर्व आएगी। ठीक है, तो लिमिटेशन इसकी ये आई कि सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं, जिसमें से हमने लाइट को पास करवाना है, वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है जी, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हमेशा ये किसकी बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की ही बात कर रहे हैं। जो लाइट लेनी है, जो रेडिएशन लेनी है, वो कैसी लेनी है, हमने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेनी है। और थर्ड, ये रिएक्शन होएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कोई रिलेशन में कहीं पे भी टेम्परेचर की बात नहीं आई है, पर होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये भी इसकी लिमिटेशन थी कि ऐसा क्यों, कि टेम्परेचर का कहीं पे जिक्र नहीं है, पर फिर भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। इसी के साथ आज हमारा लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।